कौन से फ्लाइट पे भरोसा करें हम? एयर इंडिया तो जाके क्रैश हो जाता है, कम से कम जिंदा तो है कि इंडिगो बुक करी है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि इंडिगो जानबूझ के कर रहा है कि गवर्नमेंट को भी पता चले कि हमसे ना खेले। कुल मिलाकर पोर्ट की बात हो, किसी चीज की बात हो, हमारे पास ज्यादा विकल्प नहीं बचे हैं। विकल्प बचे हैं दो, यानी कि दो दिग्गज बचे हैं, बाकी सब गायब हो गए। अब आपको या तो ए को चुनना है या बी को चुनना है। आज हम समझेंगे कि हमारे बाजार धीरे धीरे दो खिलाड़ियों के अखाड़े क्यों बन गए हैं। इनको सरकारों का समर्थन चाहिए, इसलिए सरकारों को अगर खुश कर लिया जाए तो ये कैपिटलिज्म बना रह सकता है, ये याराना पूंजीवाद बना रह सकता है। और फिर यही होता है। चाहे हम एविएशन की बात करें, टेलीकॉम की बात करें, डिजिटल पेमेंट की बात करें, फूड डिलीवरी की बात करें, पोर्ट्स की बात करें या फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, इन तमाम चीजों में धीरे धीरे हम डियोपोली की तरफ बढ़ रहे हैं। जोमेटो अगर कहता है कि नहीं, हर रेस्टोरेंट को अपना खाना 25% के डिस्काउंट पे देना ही पड़ेगा, तो उनको मानना पड़ेगा। जिस दिन टेलीकॉम में आपकी तमाम कॉल्स ड्रॉप होनी शुरू हुई, आपका इंटरनेट पर काम करना बंद किया, पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी। जियो ने कहा था मुफ्त देंगे, बाकायदा प्लान था आजीवन मुफ्त। मिलता है तो बताइएगा, क्योंकि बाजार को डिसरप्ट करने के लिए वो स्ट्रेटेजी अच्छी थी। अब डियोपोली आ गई है, आप उनकी चलेगी नहीं तो आपके पास क्या गुंजाइश है? आप या तो एयरटेल खरीदेंगे, आपको जियो खरीदना पड़ेगा। रद्द उड़ाने बता रही हैं, हाई कमीशन बता रहे हैं, बढ़ते हुए टैरिफ्स बता रहे हैं कि डियोपोली जो है वो क्यों बनी रहती है, क्यों बनना चाहती है। लेकिन जो हो रहा है वो आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ राज्य जो है जब ये तय करने लगते हैं कि एक ही कंपनी को लगातार कॉन्ट्रैक्ट्स, एग्रीमेंट्स मिलेंगे, ये पोर्ट भी मिलेगा, वो पोर्ट भी मिलेगा, ये हवाई अड्डा भी मिलेगा, वो हवाई अड्डा भी मिलेगा, ये माइंस भी मिलेंगी, वो माइंस भी मिलेंगी, तब हम स्वाभाविक तौर पर देखते हैं इसका मतलब है कि राज्य जो है इन डियोपोलीज को बढ़ा रहा है, या कम से कम कंट्रोल करने की उसकी जिम्मेदारी है वो नहीं कर रहा है। इंडिगो का ये क्राइसिस, जो शायद उनके लिए मात्र एक ऑपरेशनल ग्लिच था, इस छात्र के लिए भविष्य की तमाम उम्मीदों पर पानी फेर देता है। एविएशन सेक्टर, जहां इंडिगो 60% से अधिक मार्केट शेयर के साथ बिना किसी डाउट के सबसे आगे है, यह दिखाता है कि जब कंपटीशन सिकुड़कर मुट्ठी भर खिलाड़ियों तक सिमट जाता है तो सर्विस क्वालिटी और कंज्यूमर सेंसिटिविटी सबसे पहले गायब होती है। और यह सिर्फ एक एयरलाइन की कहानी नहीं है, दुर्भाग्य से ये समय पैटर्न है। ये पैटर्न लगातार हर जगह दिखाई देता है। खाना ऑर्डर करना हो तो आपके पास दो ऐप हैं, ये चुन लीजिए या बी। पेमेंट करनी हो तो दो वॉलेट हैं, ये ले लीजिए या वो। फोन कॉल करनी हो तो दो नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, ए ले लीजिए या बी ले लीजिए। शेयर होल्ड करना हो तो फिर दो डिपॉजिटरी हैं, ए ले लीजिए या बी ले लीजिए। कुल मिलाकर पोर्ट की बात हो, किसी चीज की बात हो, हमारे पास ज्यादा विकल्प नहीं बचे हैं। विकल्प बचे हैं दो, यानी कि दो दिग्गज बचे हैं, बाकी सब गायब हो गए। अब आपको या तो ए को चुनना है या बी को चुनना है। और ये किसी टीवी सीरियल की बात नहीं हो रही, हम किसी फिल्म या टीवी सीरीज की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये वास्तव में भारत में होते हुए देख रहे हैं। इस समय भारत की असलियत है। नमस्ते दोस्तों, प्लीज सिट डाउन में आपका स्वागत है। आज हम इन्हीं तमाम चीजों पर बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में इसी डियोपोली के बारे में। आपको क्यों देखना चाहिए ये? आपको देखना चाहिए अगर ये आप समझना चाहते हैं कि हमारे समय की आर्थिक अर्थव्यवस्था जो है वह कैसे ग्राहक को मीनिंगलेस बना रही है, ग्राहक की चॉइस को इर्रेलेवेंट बना दे रही है, और ग्राहक अपनी गरिमा के लिए, अपनी जो उसकी डिग्निटी है, उसके लिए दरअसल दर दर भटक रहा है। उसको वो बेसिक डिग्निटी उपलब्ध नहीं है। अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ से चिंतित हैं तो आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना चाहिए। हम दरअसल एक खतरनाक मोड़ पर हैं कैपिटलिज्म के। हम पूंजीवाद के एक ऐसे मोड़ पे हैं जो हम लगभग बहुत सारी स्थितियों में डियोपोली को देख रहे हैं। तो आज हम समझेंगे कि हमारे बाजार धीरे धीरे दो खिलाड़ियों के अखाड़े क्यों बन गए हैं। यह लोकतंत्र और लचीलापन दोनों के लिए खतरनाक क्यों है, और कैसे कभी कभी राज्य और निजी शक्तियां जानबूझकर या अनजाने इस डियोपोली को न केवल संभव बनाती हैं बल्कि कई बार तो लगता है एनकरेज करती हैं। जब तक ये वीडियो खत्म होगा तब तक उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आना शुरू होगा कि क्या मांग की जानी चाहिए, आपको किस चीज की तरफ जाना चाहिए। और जब आपके सामने जस्ट टू ऑप्शन बचे तब आपको चिंतित क्यों होना चाहिए। हम एक ऐसे वक्त में रह रहे हैं जहां पर लगातार हमें भ्रम तो यह दिया जाता है कि वी आर इन ए सिचुएशन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ एबेंडेंस।
हमारे पास बहुत सारे विकल्प हैं। हम एक ऐसे कैपिटलिज्म में जहां सैकड़ों हजारों ऐप्स हैं और आप जो चाहें वो कर सकते हैं, जिसको चाहें चुन सकते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ये समृद्धि या ये जो चॉइस है, ये एक भुलावा है। बावजूद इसके कि लाखों ऐप्स दिखाई देते हैं, लेकिन इस एबंडेंस को केवल आप सतह पर देखते हैं। जैसे ही थोड़ा सा डुबकी लेते हैं, आप पाते हैं कि वास्तव में चॉइसेस को लेकर, आपके बहुत अलग अलग विकल्पों को लेकर बहुत स्कार्सिटी है। चाहे हम एविएशन की बात करें, टेलीकॉम की बात करें, डिजिटल पेमेंट की बात करें, फूड डिलीवरी की बात करें, पोर्ट्स की बात करें या फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, इन तमाम चीजों में धीरे धीरे हम डियोपोली की तरफ बढ़ रहे हैं। डियोपोली का मतलब यह है कि हमारे पास दो ही प्रमुख विकल्प हैं। आप ए चुन सकते हैं या बी चुन सकते हैं। इसलिए ए और बी बिल्कुल संतुष्ट हो सकते हैं कि ग्राहक कहीं नहीं जा सकता, ए पे जाएगा या बी पे जाएगा। और यही आप एयरटेल पे चले जाएंगे, एयरटेल से दुखी होकर जियो पे चले जाएंगे, जियो से दुखी होकर वापस एयरटेल पे चले जाएंगे। तो जब प्राइवेट सेक्टर जो है उसमें पावर एग्रीगेट होती है कुछ हाथों में, तो दरअसल जो कस्टमर है, आम जनता जो है, उसके पास खास विकल्प नहीं बचते। अगर आप इंडिगो के हाल के क्राइसिस को देखें तो आप देखेंगे कि ऐसा लगता है कि वहां पर जो विनिमयन की एजेंसी है, जो डीजीसी है, जिसका काम है रेगुलेशन करना, वह हेल्पलेस है। क्या कर सकता है एक रेगुलेटर? क्या कर सकता है रेगुलेटर? वर्स्ट केस सिनेरियो में कहेगा कि एयरलाइन को बंद कर दो। एयरलाइन के बंद होने से ही तो प्रॉब्लम हो रही है। जिसका मतलब है कि जिस बॉडी को रेगुलेट करने की क्षमता दी गई है, शक्तियां दी गई हैं, वह भी असहाय हो गई है इस डियोपोली के सामने। इसी घटना को ढंग से थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं इंडिगो क्राइसिस को। इंडिगो क्राइसिस कुल मिला के दिसंबर अभी जो हुआ है वो क्या है? वो ये है कि एक साथ 2000 फ्लाइट्स रद्द कर दी गई। पूरा का पूरा ऑपरेशन जो है वो अव्यवस्था में चला गया। एयरपोर्ट्स जो हैं उनकी हालत खराब हो गई और लोगों का बेइंतहा नुकसान हुआ। उनके पास किसी भी किस्म का कोई भी रिड्रेसल नहीं था। लोग अपने परीक्षाओं में नहीं पहुंच सके, अस्पतालों में नहीं पहुंच सके, इंटरनेशनल फ्लाइट्स मिस हो गई उनकी, और एक अंतहीन आपको एक ऐसी श्रृंखला मिलेगी इन परेशानियों की। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो एविएशन सेक्टर में आप या तो इंडिगो के पास जाएंगे या टाटा के पास जाएंगे। एयर इंडिया अब टाटा के पास है, और तमाम जो दूसरी छोटी छोटी एयरलाइन बची हैं वो या तो इधर हैं या इधर है। यानी कि अब जब जेट नहीं बचा, जब विस्तारा नहीं बचा, जब कई सारे दूसरे जो एयरलाइन है वो नहीं बची, तो कुल मिला के 2 एयरलाइन बची। अब इन 2 एयरलाइंस में जो स्थिति है वो एक ऐसी रेस हो गई जिसे हम 2 हॉर्स रेस कहते हैं। 2 खिलाड़ी केवल, ए या बी। ये डियोपोली समझिएगा कि आम जनता के लिए खतरनाक क्यों है, क्यों सरकारें ऐसी स्थितियां आने देती हैं कि डियोपोली बन जाए। क्योंकि कोई भी कंपनी जब एक बड़े कंपटीशन में होती है तो बहुत सारी चीज़ें करेगी, प्राइस वार, ये 2 अलग अलग चीज़ें होंगी जिसकी वजह से कई बार आपको बहुत डिस्काउंटेड चीज़ें मिलेंगी। लेकिन जब ये डियोपोली वाली स्थिति में आ जाएंगी तब जो मुनाफा है वो लगभग सर्टेन हो जाएगा और आप कॉस्ट कटिंग की तरफ चलने लगेंगे। जमीनी लेवल पर अगर आप देखें तो इस संकट के दौरान क्या हो रहा था? एयरपोर्टों पर विरोध प्रदर्शन हुए, सोशल मीडिया पर बहुत सारा गुस्सा दिखाया गया, डीजीसी ने हस्तक्षेप किया और एक तरह की असाधारण स्वीकारोक्ति आई कि अब नियामक जो हैं, अब जो रेगुलेटर जो हैं, वो एयरलाइंस के ऑपरेशंस को या तो खुद संभाल रहे हैं या रूटीन लेवल पर कह रहे हैं कि ये करो या वह करो, क्योंकि एयरलाइंस अपने हाथ खड़े कर दे रही। यह स्थिति क्यों संभव है? क्योंकि एयरलाइंस को पता है कि दे कैन गेट अवे विद दिस। डीजीसीए का कहना, हमने बहुत पहले से बताया था कि हम ये बदलाव कर रहे हैं, हम बार बार जांचने को कह रहे थे कि आप देखिए कि आप इस बदलाव के लिए तैयार हैं या नहीं हैं, लेकिन एयरलाइंस ने उन्हें इग्नोर किया। कुल मिलाकर ये जो 2 या बहुत थोड़े प्लेयर्स का होना है, यह अंततः आपके और मेरे लिए नुकसानदेह चीज है। यूं कहने को लोग कहते हैं कि एक समय तो ऐसा था ना जब आप मोनोपोली में थे, केवल एयर इंडिया जो है वह चलता था, फिर आप क्यों नहीं उसके बाद की शिकायत कर रहे? ध्यान रखिएगा, वहां मोनोपोली प्राइवेट प्लेयर्स की नहीं थी। हम जब पीएसयूज की मोनोपोली देखते हैं, चाहे वो टेलीकॉम में एमटीएनएल, बीएसएनएल जैसे लोगों की रही हो या एयर इंडिया की रही हो, तब हम जानते हैं कि वहां सरकार स्वयं, यानी कि पब्लिक स्वयं
इन्हें ओन करती है, ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थी, ये केवल मुनाफे के लिए नहीं जा रही थी। इस वजह से आप उनके बारे में ये आश्वस्त हो सकते थे कि आपको हो सकता है सर्विस थोड़ी सी ऐसी मिले जिससे आप बहुत खुश ना हो, लेकिन इतना तय है कि वह रातों रात एक एक टिकट को 1-1 लाख रुपए की नहीं कर देंगे, या आपको एयरपोर्ट पर फंसे हुए नहीं छोड़ देंगे, क्योंकि जनता की ओन्ड कंपनियां हैं, व्यक्तिगत नहीं थी। इसलिए उस मोनोपोली की तुलना आप इस प्राइवेट ड्यूओपोली से नहीं कर सकते। जब आप किसी भी आवश्यक समझी जाने वाली किसी सेवा में एक ही या दो कंपनियां छोड़ते हैं और कैपिटलिस्ट मॉडल होता है, तब निश्चित तौर पर उपभोक्ता के पास विकल्प नहीं बचते। इंडिगो वाली यह घटना यही बताने की कोशिश करती है। और यह मामला केवल एयरलाइन का नहीं है। जरा एक एक करके सेक्टर्स को देखने की कोशिश कीजिए। हम 2-3 सेक्टर्स की बात आज करेंगे, लेकिन कुल मिला के मूल सिद्धांत यही है कि देखें कि जब थोड़े से प्लेयर्स बचते हैं तो आजकल की जो व्यवस्था है उसमें आम लोग कैसे वल्नरेबल हो जाते हैं। डिजिटल लाइफ को देखिए। अगर आप ऐप्स के बारे में बात करें तो आप पाएंगे कि ऐप्स जो हैं कई बार मोनोपोलीज को छिपा ले जाते हैं। अगर आप सोच कर देखें कि आपके पास बहुत सारे ऐप दिखाई दे रहे हैं, एड्स दिखाई दे रहे हैं, ये डिस्काउंट वह डिस्काउंट, लेकिन अगर आप 3 चीजों को केवल देखें, पहली चीज पेमेंट्स को देखें, दूसरा फूड डिलीवरी को देखें, तीसरा ई कॉमर्स को देखें, आपको समझ में आएगा कि ऐप्स दिखते बहुत ज्यादा हैं, चॉइस कुछ है नहीं। पेमेंट्स में अगर आप यूपीआई के बारे में बात करें तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर को देख के साफ साफ समझ में आता है कि फोन पे और गूगल पे, इन दो को अगर देख लें तो लगभग 48-49% 48-49% यानी कि फोन पे का और 35% गूगल पे का, यानी कि बाकी सब प्लेयर या तो हैं नहीं और हैं तो उनका होना ना होना बराबर है। मार्केट में अगर आप 80% 85% जो हिस्सा है वो केवल 2 ऐप के पास में है, तो इसका मतलब जो आपका डिजिटल पेमेंट है वह डिजिटल पेमेंट आपका इफेक्टिवली आपके पास चॉइस छोड़ नहीं रहा है। ये बिल्कुल क्लियर आपको दिखाई देगा। बावजूद इसके कि पूरी दुनिया में ये हल्ला मचाया जाएगा कि हमारा यूपीआई जो है वह बहुत शानदार है और इस पर हमें गर्व करना चाहिए, शायद करना भी चाहिए हो, लेकिन ये ध्यान रखा जाए कि जिस दिन इनमें से कोई एक कोलैप्स हुआ, जिस दिन इनमें से किसी एक का इंडिगो हुआ, उस दिन देश की तमाम फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कोलैप्स कर जाएगा। सोच के देखिए ना, अगर आज फोन पे न चले तो आप पाएंगे कि देश के बहुत सारे बाजार के बहुत सारी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो खतरे में पड़ जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही आपको फूड डिलीवरी के मामले में देखा। आपको लगा आप एकदम अपने आप अभी आपने ऑर्डर प्लेस किया और थोड़ी देर के बाद आपके पास खाना आ गया, लेकिन कहां से आया? या तो जोमेटो से आया या स्विगी से आया। डू यू रियलाइज कि ये दोनों मिलकर 90-95% ऑफ फूड डिलीवरी ले रहे हैं? 90-95%। आपको लग रहा है आपने अलग अलग रेस्टोरेंट से खाना मंगाया तो कितनी विविधता है, मंगाया आपने उसी प्लेटफॉर्म से 2 ही प्लेटफॉर्म। ध्यान रखिएगा, जब आपके पास इस तरह की ड्यूओपोली होती है तो इसका प्रभाव बहुत गहरा होता है, क्योंकि ये लगभग आर्म ट्विस्ट करके तय कर सकते हैं अपने सप्लायर्स को, अपने सर्विस प्रोवाइडर्स को, अपने सर्विस पार्टनर्स को कि वो उनकी शर्तें माने। जोमेटो अगर कहता है कि नहीं, हर रेस्टोरेंट को अपना खाना 25% के डिस्काउंट पे देना ही पड़ेगा, तो उनको मानना पड़ेगा। 25% का कमीशन जोमेटो को देना पड़ जाएगा, जो भी फिगर हो, क्योंकि उनके पास चले रहने के लिए या तो जोमेटो या स्विगी, यही तो ऑप्शन है। अगर वो कहें कि हम अपने डिलीवरी पार्टनर को केवल 5 रुपए पे काम कराएंगे, डिलीवरी पार्टनर के पास कोई गुंजाइश ही नहीं है। वो या तो जोमेटो में काम करेगा या स्विगी में काम करेगा, सारा का सारा बाजार तो उन्हीं के पास है। आप इस चीज को समझिएगा, श्रम की कीमत, आपके एंटरप्राइज की कीमत, इन सब पर कंट्रोल फिर इन डिओपोलीज का हो जाता है। इसी वजह से आप पाएंगे कि आप लगातार मांग कर रहे हैं, आप लगातार चीजें ऑर्डर कर रहे हैं, उसके बावजूद डिलीवरी पार्टनर्स की जो कमाई है वो लगातार नीचे जा रही है। आप किसी उबर या ओला वाले व्यक्ति के ड्राइवर को रोक के पूछिए, वो बताएगा कि पहले वो घर जो है 15,000 रुपया तक लेके गया है एक समय में, आज 4,000 रुपया 3,000 रुपया लेके जाना मुश्किल हो रहा है। इसे साफ साफ समझ में आता है कि डिओपोलीज जो हैं वो लेबर की कॉस्ट को भी बहुत स्ट्रेस कर सकती हैं। ये फूड डिलीवरी की बात थी, ई कॉमर्स की बात कर लीजिए, अमेज़न या फ्लिपकार्ट, आप पाएंगे कि बहुत बड़ा हिस्सा बाजार का, दिखते हैं बहुत सारे आपको ई कॉमर्स साइट्स दिखाई देती हैं, लेकिन इफेक्टिवली अगर आप हिस्सेदारी देखें मार्केट की तो यहां भी लगभग आपको डिओपोली की स्थिति दिखाई देती है। और मजेदार बात है कि कोई कहेगा कि हमने कहां किसी को रोका है, जो चाहे वो एक नया अमेज़न बना ले, जो चाहे अपना एक नया यूपीआई बना ले, जो चाहे तो अपना एक नया जोमेटो या स्विगी बना ले।
लेकिन सच्चाई ये है कि यह इफेक्टिवली इम्पॉसिबल है। इफेक्टिवली इम्पॉसिबल है क्योंकि बाजार का पूरा इकोसिस्टम जो है वो कुछ प्लेयर्स के कब्जे में आ जाता है। इससे सिर्फ इतना नहीं पता दिखाई देता कि बाजार में ये ब्रांड्स बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं, केवल लोकप्रियता नहीं दिखाते, ये दिखाते हैं कंसंट्रेशन, कि इनके पास चूंकि एडिशनल रिसोर्सेज हैं, वो पैसे को बहा सकते हैं और उसके बेसिस पर मार्केट में अपना जो हिस्सा है उसमें उस भूमिका में आ सकते हैं जिसे हम गेट कीपिंग कहते हैं। क्योंकि एक समय के बाद जब डुओपोली होती है तो वो एक दूसरे के साथ कंपटीशन नहीं कर रही होती। महत्वपूर्ण बिंदु है, डुओपोलीज एक दूसरे के साथ कंपीट नहीं कर रही होती, वो एक दूसरे के साथ एक किस्म के टैसिट कोऑर्डिनेशन की स्थिति में होती। वो एक दूसरे के साथ समझिए कि पर्दे के पीछे हाथ मिलाकर काम कर रही होती। एक और चीज देखिए, आपकी फाइनेंशियल मार्केट में जब आप डिजिटली शेयर्स को खरीदते हैं, बेचते हैं, तो उनको किसी डिपॉजिटरी में रखते हैं। कितनी ऑप्शंस हैं आपके पास, या तो आपको सीडीएसएल में जाना पड़ेगा, नहीं तो एनएसडीएल में जाना पड़ेगा, तीसरे कोई चीज नहीं। देश का तमाम डिजिटल एसेट्स इन 2 डिपॉजिटरीज के पास रखे हुए हैं, तमाम शेयर बाजार। इनमें से कोई एक कराने लगे, किसी एक में इंडिगो हो जाए, तो आप पाएंगे कि देश की तमाम फाइनेंशियल मार्केट चरमरा जाएगी। यानी कि हमारे देश की वित्तीय जो पूरा का पूरा बाजार है वो आश्रित है सीडीएसएल या एनएसडीएल पर। मजबूरी है सेबी की, रेगुलेटर की, तमाम लोगों की कि वो इनके आगे गिड़गिड़ाते रहे कि भैया ठीक ठाक चलते रहना। जिस दिन आपका गिर जाओगे उस दिन देश की फाइनेंशियल अर्थव्यवस्था गिर जाएगी, फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो गड़बड़ाने लगेगा। कई लोग इसके बारे में काउंटर आर्ग्यूमेंट देते हैं। उनका कहना है कि ये तो अच्छा माना जाना चाहिए कि ये जो बड़े प्लेयर्स हैं ये टेक में जो है बहुत इन्वेस्ट करते हैं और इनकी सेवाएं जो बहुत अच्छी मिलती हैं। ये सही बात है कि इन्वेस्टमेंट लगता है कि अच्छी चीज़ होगी, लेकिन जब 2 ही कंपनी होंगी जो इस पैमाने का निवेश कर सकती होंगी, तब नए खिलाड़ी घुसेंगे कैसे? आपको एक नया अमेज़न अगर आज बनाना है तो आपके पास कितना भी अच्छा टेक क्यों ना हो, आपको जिस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसे बनाने का, उसे खर्च करने का बूता तो इन्हीं 2 कंपनियों के पास केवल है। यानी कि इफेक्टिवली डुओपोलीज गेट कीपिंग करने लगती है। उनकी भूमिका गेट कीपर की भूमिका आ जाती है, क्योंकि वे बाजार को उस स्थिति में पहुंचा देती हैं किसी अन्य व्यक्ति के लिए उसकी बराबरी करना मुश्किल हो जाए। और रोचक बात है कि ये डुओपोलीज आपको ऐसे ऐसे एरियाज में दिखाई दे रही हैं जो एरियाज डरावने हैं। आपको टेलीकॉम में दिखाई दे रहे हैं, आपको पोर्ट्स में दिखाई दे रही हैं, आपको फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर में दिखाई दे रही हैं। ये सब की सब देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। सोच के देखिए, पोर्ट्स, देश की सुरक्षा पोर्ट्स पर निर्भर करती है। पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था इन पोर्ट्स पर निर्भर करती है। टेलीकॉम में सोच के देखिए, रिलायंस या एयरटेल, इफेक्टिवली आपने एमटीएनएल, बीएसएनएल को मर जाने दिया या शायद मार दिया। अब ट्राई के हाथ में कुछ नहीं है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, लेकिन रेगुलेट कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जियो भी उसको आंख दिखाएगा, एयरटेल भी उसको आंख दिखाएंगी, और वह केवल लेटर लिखने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। क्योंकि जिस दिन टेलीकॉम में इंडिगो हुआ, जिस दिन टेलीकॉम में आपकी तमाम कॉल्स ड्रॉप होनी शुरू हुई, आपका इंटरनेट पर काम करना बंद किया, पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी। अब ट्राई की मजबूरी हो गई कि वह इनकी शर्तें माने और जिस तरीके से चल रहा है चलने दें। अन्यथा तो आप जानते हैं रेगुलेशंस के हिसाब से जिस लेवल पे कॉल ड्रॉप्स होती है, इन पर सजा, इनको फाइन्स होने चाहिए, इन पर सजा होनी चाहिए, लेकिन होती कहाँ? अगर आप 2016 के जियो डिसरप्शन को याद करें कि जियो ने आया और कीमतों को एकदम नीचे ले आए, और उसके बाद छोटे छोटे तमाम प्रतिद्वंदी बाहर हो गए, ना वोडाफोन बचा, ना आइडिया बचा, और छोटे प्लेयर्स तो सारे बिल्कुल पूरी तरह से ही गायब हो गए। अब बाजार फिर से कॉन्सेंट्रेटेड डुओपोली में कन्वर्ट हो गया। अब आपकी मजबूरी है। जियो ने कहा था मुफ्त देंगे, बाकायदा प्लान था आजीवन मुफ्त, मिलता है तो बताइएगा, क्योंकि बाजार को डिसरप्ट करने के लिए वो स्ट्रेटेजी अच्छी थी। अब डुओपोली आ गई है, आप उनकी चलेगी नहीं तो आपके पास क्या गुंजाइश है? आप या तो एयरटेल खरीदेंगे, आपको जियो खरीदना पड़ेगा, और इससे एक दूसरे को चिंता नहीं है। जैसा मैंने कहा, एक किस्म की टैसिट अंडरस्टैंडिंग। पोर्ट्स में देखिए, पोर्ट्स में आपको समझ में आएगा कि एक बहुत बड़ा हिस्सा इस समय अडानी पोर्ट्स के पास है। नए प्लेयर, लेकिन 20% के आसपास तक का माना जाता है कि देश का जो पोर्ट बिजनेस है वो अडानी के पास पहुंच गया, यानी कि वो सबसे बड़े निजी पोर्ट ऑपरेटर हो गए। अब पोर्ट्स में इतना बड़ा कंसंट्रेशन अगर होगा तो स्ट्रेटेजिक सवाल आपके दिमाग में आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए, कि इसका देश की सुरक्षा पर क्या फर्क पड़ेगा। बार बार ये कहा जाता है कि इन पोर्ट से जब कुछ अवैध चीजें पकड़ी जाती हैं तब उसकी जिम्मेदारी कौन ले।
ये मामला पोर्ट का है, इसलिए राष्ट्र की सुरक्षा का भी है। फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में अभी हमने बताया, सीडीएसएल और एनएसडीएल जो हैं वो किस तरीके से जब आपस में संबंध बनाते हैं, आपस में तय कर लेते हैं, तो उसके बाद ब्रोकरेज, कस्टडी, पेमेंट रेट्स, इन तमाम चीज़ों पर कंसोलिडेशन होता है। इसका मतलब ये है कि अब आपके पास कोई गुंजाइश नहीं है कि आप कहें कि आपको किसी और जगह से डिपॉजिटरी लेने पर ब्रोकरेज कम हो जाएगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उनको कुछ चिंता नहीं है कि कस्टमर कहीं चला जाएगा। इसलिए बहुत से लोग कहते हैं कि भारत में इन सब की कॉस्ट दुनिया में दूसरे जो देश हैं उनकी तुलना में ज्यादा है, क्योंकि उस किस्म की डिओपोली हमारे पास दिखाई देती है। यानी कि लक्षण साफ साफ दिख रहे हैं। रद्द उड़ाने बता रही हैं, हाई कमीशन बता रहे हैं, बढ़ते हुए टैरिफ्स बता रहे हैं कि डिओपोली जो हैं वो क्यों बनी रहती हैं, क्यों बनना चाहती हैं। और यहां से एक वो खतरनाक चीज पैदा होती है जिसके बारे में हम लोग सड़क पर बार बार बात करते रहे हैं। इस बार सीधे बात कर रहा हूं। इसे हम क्रोनी कैपिटलिज्म कहते हैं, याराना पूंजीवाद कहा किसी ने। क्रोनी कैपिटलिज्म जो है उसकी मांग है कि प्लेयर्स बड़े बनाए जाएं। जब ये बड़े प्लेयर्स बनाए जाएंगे तो इनको अब बने रहने के लिए ग्राहकों का समर्थन नहीं चाहिए। ग्राहक तो अब बेचारा बेबस है, बंधुआ है। इनको सरकारों का समर्थन चाहिए। इसलिए सरकारों को अगर खुश कर लिया जाए तो ये कैपिटलिज्म बना रह सकता है, ये याराना पूंजीवाद बना रह सकता है। और फिर यही होता है। ये जो पॉलिटिकल इकॉनमी है क्रोनी कैपिटलिज्म की, यही शेप देती है डिओपोलिस को। दुनिया भर में ऐसा होता है क्योंकि क्रोनी कैपिटलिज्म जो है वह ऐसी नीतियों को बढ़ावा देने के लिए विवश करता है एडमिनिस्ट्रेशन को और रेगुलेटर्स को, जो इस डिओपोली को और मजबूत बनाते हैं। मुझे नहीं पता कि भारत में लगातार अलग अलग सेक्टर्स में आ रही डिओपोलीज कोई साजिश है या नहीं है। आप तय कीजिए। ये क्रोनी कैपिटलिज्म से हो रहा है या नहीं हो रहा, आप तय कीजिए। लेकिन जो हो रहा है वो आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहां राज्य जो है जब ये तय करने लगते हैं कि एक ही कंपनी को लगातार कॉन्ट्रैक्ट्स, एग्रीमेंट्स मिलेंगे, ये पोर्ट भी मिलेगा, वो पोर्ट भी मिलेगा, ये हवाई अड्डा भी मिलेगा, वो हवाई अड्डा भी मिलेगा, ये माइंस भी मिलेंगी, वो माइंस भी मिलेंगी, तब हम स्वाभाविक तौर पर देखते हैं इसका मतलब है कि राज्य जो है इन डिओपोलीज को बढ़ा रहा है या कम से कम कंट्रोल करने की उसकी जिम्मेदारी है वो नहीं कर रहा है। और ऐसे में एक ऐसी पॉलिटिकल इकॉनमी खड़ी होती है जो पॉलिटिकल इकॉनमी तय करती है कि कैसे इन डिओपोलीज को और फायदा पहुंचाया जाए। याद कीजिए टेलीकॉम नीलामी जब हुई थी तो स्पेक्ट्रम जो है उसको लेकर कितनी चर्चा हुई थी। 2G का पूरा घोटाला कहा गया। क्या उसके बाद में जो स्पेक्ट्रम बेचे गए उनमें वह कीमत हासिल हुई जो कीमत 2G जिसे घोटाला कहा जा रहा था उसमें थी? आप पाएंगे कि बाद में स्पेक्ट्रम उससे कम कीमत पर बेचे गए। पोर्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हमने पहले ही बात की है। जब आप लार्ज ग्रुप्स बनने देते हैं, इस किस्म के लार्ज ग्रुप जिनके पास बेतहाशा प्रॉपर्टीज इकट्ठी हो जाती हैं, उनके लिए बाकायदा अधिग्रहण किए जाते हैं बहुत सस्ती दामों पर या मुफ्त में सरकारें उन्हें जमीनें और इंफ्रास्ट्रक्चर देती हैं। और यहां पर इसलिए हम एज अ डेमोक्रेसी हम लोगों को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि यह पीएसयूज की मोनोपोली से बिल्कुल अलग है, जैसा मैंने कहा। इसलिए डेमोक्रेसी में जब आप मुट्ठी भर कंपनियों को इतनी ताकत दे देते हैं कि वो राज्य से ज्यादा ताकतवर हो जाएं, कि वे विनियमन की जो एजेंसीज हैं उनसे ज्यादा ताकतवर हो जाएं, तब फिर वे किसी के बस में नहीं आती। रेगुलेटर्स की बस की चीज में नहीं रह जाती कि रेगुलेटर्स उनको पत्र लिखे और वो कंपनियां उन्हें मानने लगे। आखिर कितने दिन पहले डीजीसीए ने लिख दिया था इंडिगो को कि एफएलटीए में ये बदलाव होने वाले हैं, इस तारीख से होने वाले हैं, उसके आपके पास पर्याप्त स्टाफ है, पायलट्स हैं, वो होने चाहिए। पता था। लेकिन उसके बावजूद आपने देखा कि डीजीसीए के इस की जो भूमिका है उस भूमिका की कोई खास परवाह इंडिगो में दिखाई नहीं दी। और इंडिगो केवल एक उदाहरण है। इंडिगो वाली जो सीमाएं हैं वो आपको हर डिओपोली में दिख रही हैं या दिख सकती हैं। ये दिख सकती भी बहुत खतरनाक बात है, क्योंकि यदि कोई ऐसा सेक्टर है जिसमें डिओपोली ने अभी आप ये शक्ल नहीं दिखाई है, इस स्टेज पे वो नहीं भी पहुंची है, तब भी तय है एक दिन तो पहुंचेगी। इसलिए एक हेल्दी स्केल का कंपटीशन लगातार जरूरी है। अगर आप पूंजीवादी व्यवस्था में रहना चाहते हैं तो कंपटीशन वह चीज है जो फिर भी ग्राहक की सुरक्षा कर सकती है। कुल मिलाकर मैं क्या आग्रह कर रहा हूं? मेरा आग्रह बहुत सीमित है। राज्य की यह जिम्मेदारी है, रेगुलेटर की यह जिम्मेदारी है, डेमोक्रेसी की और हमारे जो कोर्ट्स हैं उनकी यह जिम्मेदारी है कि वे इंश्योर करें कि कोई भी प्राइवेट बॉडी गेटकीपर भूमिका में न आ सके। ये जो गेटकीपिंग है इस पर एक कंट्रोल निश्चित तौर पर स्टेट को करना पड़ेगा, और वह तभी संभव है जब आप मल्टीपल
ऑपरेटर्स के होने की गुंजाइश छोड़ें। ये मल्टीपल ऑपरेटर्स कैसे ड्यूओपोली में कन्वर्ट होते हैं? ये होते हैं मर्जर से, एक्विजिशन से। ये मर्जर्स और एक्विजिशन जब हो रहा होता है उस समय हमारे जो मार्केट के रेगुलेटर्स हैं, सेबी हैं और दूसरे रेगुलेटर्स हैं, वो क्यों नहीं देखते कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मर्जर और एक्विजिशन जो है वह बाद में ड्यूओपोली में या मोनोपोली में कन्वर्ट हो रहा हो? उसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं करते? ये मामला कुछ केवल कुछ लाख या करोड़ रुपए के फाइन से सुधरने वाला नहीं है। वी नीड टू हैव मोर better structural remedies for it, because we need to recognize that duopolies are dangerous for democracy. और फिर हमारे पास रिजर्व क्षमताएं क्यों नहीं है, हमारे पास बैकअप क्यों नहीं है? जब ये एजेंसी सामने आती हैं और इतनी बड़ी कंपनियां बनती हैं तो हम इनसे क्यों नहीं कहते कि आपके पास एक निश्चित बैकअप होना जरूरी है? हमारे पास ऐसी कोई क्रॉस ऑपरेटर कंटिजेंसी नहीं है कि भैया इंडिगो से नहीं चल रहा और हम कह सकें कि नहीं एयर इंडिया तुम्हें चलाना पड़ेगा। है ही नहीं, कोई तरीका ही नहीं है। डीजीसीए केवल हेल्पलेसली खड़ा होकर देख सकता है। इंडिगो की फ्लाइट जो है वो 400 जो है वो कैंसिल हो रही हैं और वो ये कह नहीं सकता कि एयर इंडिया से कि आप उसी कीमत पर या इंडिगो के ही जो यात्री हैं उनको बैठा कर ले जाओ, अपने पायलट ही भेज दो। ये जो इंटर ऑपरेटर किस्म का कोऑर्डिनेशन है, इसकी कोई गुंजाइश हमारे यहां नहीं। कुल मिला के मेरा आग्रह सिर्फ इतना है कि देश का नागरिक होने के नाते ये समझिए कि अगर मान लीजिए आप इस इंडिगो के इस वाले संकट में नहीं भी फंसे थे तब भी ये आपकी समस्या है। अगर आपके पास शेयर, एक भी शेयर नहीं है, तब भी ये आपकी समस्या है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र की इस किस्म की ड्यूओपोली पूरे देश के लिए, पूरे लोकतंत्र के लिए एक खतरा है। ये मामला केवल बाजार भर का नहीं है, ये राज्य व्यवस्था का भी मामला है, पॉलिटी का भी मामला है, ये सिटीजन के अधिकार के कम होने का मामला है। इस देश पर एक नागरिक होने के नाते आपका जो अधिकार है, वह अधिकार जब ये वाली एजेंसीज, जब ये वाले कॉर्पोरेशन इतने ताकतवर बन जाते हैं तो वो या तो छिन जाता है या कमजोर हो जाता है। आप असहाय खड़े होकर ये कह सकते हैं कि मेरा एग्जाम छूट गया, मैं अस्पताल में नहीं पहुंच पाया या मेरे और कोई नुकसान हो गया, और आपके पास कोई रिड्रेसल फिर नहीं बचता, क्योंकि आप इस वाली बाजार व्यवस्था में कस्टमर इज द किंग नहीं रह जाता। वहां पर ये ऑर्गेनाइजेशन, ये कमर्शियल चीजें, यही दरअसल किंग हो जाती है। कुल मिलाकर इसलिए इस तरह की स्थितियों को रोकने की जिम्मेदारी सामूहिक है, नागरिक जिम्मेदारी है। जब आप ये मांग करते हैं कि हमारे पास मल्टीपल प्लेयर्स होने चाहिए और आपके पास इंटर ऑपरेटर किस्म की सुविधा होनी चाहिए और ग्राहक के अधिकार हर हालत में बचे रहने चाहिए, नागरिक के अधिकार हर हालत में बचे रहने चाहिए, तब आपको इसको कलेक्टिवली मांगना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे तो इन दिनों कहीं जाना नहीं था, मेरी तो कोई फ्लाइट कैंसिल नहीं हुई, कोई बात नहीं, या आप इसे केवल ऑपरेशनल ग्लिच नहीं मान सकते। ये दरअसल हम सब के अधिकारों के साथ हुआ समझौता था।